हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी का हर फैसला हमारा अपना है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर हम समाज, अपनी ही चाहतों और परिस्थितियों के हाथों नाचती हुई महज कठपुतलियां हैं। ये कहानी आपको 1930 बंगाल के एक ऐसे दूरदराज गांव की गलियों में ले जाती है, जहां बिजली गिरने से हुई मौत को किस्मत मान लिया जाता है और झूठी भविष्यवाणियों के पीछे जान देना ज्ञान कहलाता है। इस अंधेरे में फंसा है शशि, जो अपनी आंखों के सामने अपनों को ढोंग और सामाजिक दबाव में घुटते देखता है। इसी बीच उसकी जिंदगी में आती है कुसुम, एक ऐसी औरत जिसका सरल, सच्चा लेकिन सामाजिक दायरों से बाहर का प्यार शशि को अंदर तक हिलाकर रख देता है। क्या शशि इस अंधविश्वास की जाल को तोड़ पाएगा? क्या कुसुम का प्यार अपनी मंजिल पा सकेगा? बंगला सिनेमा और साहित्य के उन सबसे महान रचनाओं में से एक है आज की कहानी, जो इंसान की मानसिकता की सबसे गहरी परतों को छूती है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी किए मूवीज 5 में आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कहानी की शुरुआत शशि नाम के एक युवक से होती है, जो पेशे से एक डॉक्टर है। वो पास के गांव से मरीजों का इलाज करके अपने गांव लौट रहा है। ये गांव बहुत ही दूर दराज, चारों तरफ पानी और घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहां रात होते ही गहरा अंधेरा छा जाता है और दूर दूर तक कोई अस्पताल भी नहीं है। लौटते वक्त अचानक तेज आंधी तूफान और बारिश शुरू हो गई। तभी जंगल से चीखने की आवाज सुनकर शशि अपनी नाव उस तरफ ले जाता है और उसने वहां देखा कि बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े गांव का बुजुर्ग हारू पर बिजली गिरकर उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। शशि उनकी लाश को नाव में रखकर गांव ले आया। अंतिम संस्कार के समय उसे पता चला कि हारू अपनी बेटी के लिए गांव-गांव जाकर मैट्रिक पास लड़का तलाश कर रहे थे और जंगल का रास्ता छोटा होने के कारण उसी रास्ते से ही घर आ रहे थे। तभी यह हादसा हो गया। हारू के परिवार में अब उनका बेटा प्राण, बहू कुसुम और बेटी मती ही बचे हैं। इस मौत से शशि अंदर से काफी परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि हारू से कोई रिश्ता ना होने के बावजूद उसे इतना दुख क्यों हो रहा है। फिर उसने मन को समझाया कि एक दिन तो सबको मरना ही है और यही प्रकृति का नियम है, तो फिर इतना दुखी क्यों होना। अब कहानी में आगे शशि के पिता गोपाल का परिचय मिलता है, जो गांव के महाजन है और लोगों को ब्याज पर पैसे देते हैं। एक दिन जब शशि अपने पौधों में पानी दे रहा होता है, तब गांव का एक बूढ़ा आदमी ने आकर बताया कि भूतों की हालत बहुत खराब है। भूतो इसी गांव का ही लड़का है। शशि कहता है उसे इंटरनल हेमोरेज हुआ है, ये मुझसे नहीं होगा। दरअसल भूतों के आम के पेड़ से गिर जाने के बाद ही उसकी यह हालत हुई थी। शशि के गांव में सही इलाज की सुविधा नहीं थी और उसने पहले ही उसे अस्पताल ले जाने को कहा था। फिर भी बूढ़े आदमी के बार बार बुलाने पर वो जाता है, लेकिन उसके पहुंचने तक भूतों की मौत हो चुकी होती है। अब दिखाता है कि एक जगह गांव के बुजुर्ग बैठे हुए बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ रोज की तरह बैठकर बातें और हंसी मजाक कर रहे गांव के बुजुर्गों को जब शशि ने भूतों की मौत की खबर दी और गांव में चिकित्सा सुविधाओं की कमी पर दुख जताते हुए कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, तो उसकी बातों पर ध्यान देने की बजाय गांव वाले उल्टा ये तर्क देने लगते हैं कि भूतो गुरुवार की दोपहर को पेड़ से गिरा था, इसीलिए उसे दोष लग गया था और यही उसकी मौत की वजह बनी है। गांव वालों के ये अंधविश्वासी सोच देखकर शशि हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि ये समाज आज भी अंधविश्वास में कितना जकड़ा हुआ है, जहाँ सबकी सोच एक जैसी है और किसी के अंदर अपने स्वतंत्र विचार नजर नहीं आते। खैर दूसरी तरफ यहाँ कुसुम तालाब से नहाकर घर लौटकर देखती है कि उसकी ननद यानी मती सिमट कर बैठी है। बदन छूने पर पता चला कि मती को फिर से तेज बुखार आया है, उसका शरीर जल रहा है। कुसुम उसे कमरे में सुलाते हुए कहती है कि छोटे बाबू तुझे देखने जरूर आएंगे, क्योंकि एक दिन भी तुझे ना देखे तो उनका मन बेचैन हो जाता है ना। छोटे बाबू यानी शशि, गांव में सभी उसे छोटे बाबू कहते हैं। दरअसल कुछ समय से शशि मती की चिकित्सा कर रहा है। कुसुम की बातें सुनकर मती थोड़ी शर्मा जाती है। मती ने अभी अभी जवानी में कदम रखा है, तो उसमें अभी पुरुषों के प्रति आकर्षण जागना स्वाभाविक है। वो शशि को पसंद करती है या नहीं ये भले ना जानती हो, लेकिन शशि के प्रति उसके मन में एक अलग खिंचाव जरूर है। इसके बाद जब शशि मती को देखने उसके घर आया तो कुसुम उससे कहती है मती अभी सो गई है और उसे देखने की जरूरत नहीं है। शशि समझ जाता है कि कुसुम झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसकी बात न मानकर सीधे मती के कमरे में चला गया। असल में कुसुम पराई घर की बहू होने के बावजूद वो शशि से प्यार करती है। शशि भी इस बात को भली भांति समझता है, पर वो बार बार इसे नजरअंदाज कर उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है।
मती को देखने के बाद कुसुम ने शशि से कहा, मती को देखकर जरा मेरे पास भी आ जाना। जब शशि उसके पास पहुंचा तो कुसुम बहाना बनाते हुए बोली, ना जाने क्यों मेरी तबीयत भी कुछ खराब लग रही है, जरा मुझे भी देख ले। शशि उसकी नीयत समझकर बोला, तुम बिल्कुल ठीक हो। जब शशि वहाँ से निकलने लगता है उसी वक्त कुसुम का पति यानी परान भी वहाँ आ गया और बताता है कि गांव की निताई की फूफी मती की शादी अपने भांजे सुदेव से कराने का दबाव बना रही है। शशि इस पर आपत्ति जताते हुए कहता है, सुदेव ने तो स्कूल भी पास नहीं किया है, जबकि हारू मती के पापा उसके लिए गांव-गांव मैट्रिक पास लड़का ढूंढ रहे थे जिस दौरान उनकी मौत हुई। ऐसे में उनकी आखिरी इच्छा ही पूरी होनी चाहिए। इस पर कुसुम तर्क देते हुए बोली, सुदेव में बुराई ही क्या है, उसके पास जमीन जायदाद और घर बार सब कुछ तो है, और वैसे भी मती जैसी गांव की लड़की से कोई पढ़ा लिखा लड़का भला क्यों शादी करेगा। कुसुम की ये बात सुनकर शशि चुपचाप गुस्से में वहां से चला गया। अब रास्ते में शशि देखता है कि कुसुम खेतों के बीच से दौड़ती हुई उसके पास आ रही है और शशि को भी अपने पास बुलाकर पूछती है कि वो अपनी उस मशीन से क्या सुनता है। शशि बताता है कि इससे वो दिल की बातें सुनता है। तो कुसुम जिद करने लगी कि वो इस मशीन से उसका दिल भी सुनकर देखे, क्योंकि उसकी भी तबीयत अजीब लग रही है। शशि समझ गया कि कुसुम उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसीलिए वो स्टेथोस्कोप से उसकी जांच करके कहता है, बोला था ना कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। इस पर कुसुम कहती है, जो तुम मेरे सीने से लगाकर सुनते हो मैं भी सुनना चाहती हूँ कि वो क्या है, और तुम्हारे मन की बात जानना चाहती हूँ। फिर शशि ने स्टेथोस्कोप कुसुम के कान में लगाकर और उसका दूसरा सिरा सीने पर रखने को कहकर कहा, लो अब सुन लो। कुसुम स्टेथोस्कोप से धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करती है और एक समय में शशि अपना संतुलन खोकर पीछे खेत में जा गिरा। ये देखकर कुसुम जोर जोर से हंसने लगी। शशि भी हंस पड़ा और बोला, तुम्हारी ये हंसी देखना मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। दरअसल शशि भी अंदर से कुसुम के प्रति कमजोर है, लेकिन समाज उनके इस रिश्ते को कभी स्वीकार या मान्यता नहीं देगा। इसी वजह से कुसुम जहाँ बार बार हिम्मत करके करीब आने की कोशिश करती है, वहीं शशि पीछे हट जाता है। शशि गांव में एक सम्मानित व्यक्ति है और वो यहाँ रहना भी नहीं चाहता। उसकी इच्छा शहर जाकर अपनी एक अलग पहचान और बेहतर जिंदगी बनाने की है। इसी गांव में एक यादव पंडित भी रहता है जो केवल सूर्य विज्ञान में विश्वास रखते हैं और वो किसी भी अन्य विज्ञान को नहीं मानते। शशि पंडित जी का बहुत सम्मान करता है, भले ही उसे सूर्य विज्ञान पर भरोसा न हो, पर वो उनके सामने कभी कुछ कहता नहीं। यादव पंडित की पत्नी है जिन्हें गांव में सब नई दीदी कहकर बुलाते हैं। शशि जब भी उनके घर जाता तो उसे एक अलग ही शांति महसूस होती है। इसके अलावा इसी गांव में 60 साल से अधिक उम्र के कविराज भी है, मतलब जो आयुर्वेदा की जानकारी रखते हैं, जिनकी पत्नी है सेन दीदी, जो काफी बीमार रहती है और सेन दीदी की उम्र अपने पति से लगभग आधी है। जब कविराज की दवाइयों से सेन दीदी की हालत में सुधार नहीं होता तो शशि उन्हें देखने आया है और उसने पाया कि उन्हें चेचक हुआ है, लेकिन उनका बूढ़ा पति उनका सही इलाज करने की बजाय मलेरिया समझकर अपनी बनाई अजीब अजीब दवाइयाँ दिए जा रहा है। असल में कविराज के मन में कहीं न कहीं अपनी कम उम्र पत्नी की मरने देने की चाहत है, क्योंकि गांव में उसकी पत्नी के चरित्र को लेकर तरह तरह की बदनामी और बातें होती रहती है। इसके अलावा वो शशि से भी चिढ़ता है, क्योंकि शशि के पिता गोपाल ने ही सेन दीदी की शादी उस बूढ़े कविराज से करवाई थी। बिना सही इलाज के कारण सेन दीदी की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी, जिसे देखकर शशि उनके कमरे से कपड़े, कंबल, तकिए और बिस्तर बाहर निकाल कर ले आया और कविराज से उन सभी चीजों को अच्छी तरह धोकर साफ करने को कहा। ऊपर बालकनी से सेन दीदी शशि से कहती है, बेटा मुझे जरा अस्पताल में छोड़ाओ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रही तो मर ही जाऊंगी। अब दिखाता है दोपहर में, जब शशि और उसके पिता गोपाल खाना खा रहे होते हैं। उसके पिता कहते हैं कि वो सेन दीदी के घर ना जाए, क्योंकि सेन दीदी के नाम पर गांव में बहुत बदनामी फैली हुई है। इस पर शशि ने थोड़े कुंठित होकर जवाब दिया, सबसे बड़ी बदनामी तो आपकी ही है। दरअसल गांव में ये बात फैली हुई है कि गोपाल और सेन दीदी के बीच गलत संबंध है, और इसी बात को छिपाने के लिए गोपाल ने सेन दीदी की शादी उस बूढ़े कविराज से करवा दी थी। ये सुनकर उसके पिता गुस्से में आकर बोले, कि तुम भी इन सभी बातों पर विश्वास करते हो? तुम्हें पढ़ाई के लिए कलकत्ता भेजना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात कविराज अपने घर के बाहर टहल रहे होते हैं और शशि अंदर सेन दीदी की इलाज कर रहा है, क्योंकि अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। उनके पूरे शरीर में चेचक के दाने फैल चुके हैं। सेन दीदी ने शशि से पूछा, क्या तुम्हें मेरे पास आने में डर नहीं लगता? जिस पर शशि कहता है, मैंने चेचक का टीका लिया हुआ है, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर सेन दीदी ने पूछा,
क्या तुम्हारे पिता तुम्हें कुछ नहीं कहते? मगर इस सवाल पर शशि कोई जवाब नहीं देता और पूरी रात वहीं रहकर उनकी देखभाल की। अब सुबह सुबह घर लौटकर नहाने खाने के बाद शशि फिर से एक बार सेन दीदी की खबर लेने उनके घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में तालाब पर मौजूद कुसुम उसे देखते ही आवाज देती है, पर शशि बिना रुके ही कहता है, मेरे पास अभी तुम्हारे साथ बेकार की बातें करने का समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। ये सुनकर कुसुम को बुरा लगा। अब उसके थोड़ी ही देर बाद मती भी वहाँ नहाने आती है। उसने कुसुम से पूछा, क्या छोटे बाबू अभी अभी यहाँ से गए हैं? कुसुम मन ही मन गुस्सा हुई, पर मती से कुछ नहीं कहती। लेकिन इसके बाद जब मती ने कुसुम से अपनी पीठ पर साबुन लगाने को कहा तो कुसुम साबुन लगाते हुए बोलती है, तू क्या सोचती है कि छोटे बाबू जैसे आदमी तुझसे शादी करेंगे, गांव की अनपढ़ लड़की? इतना कहकर वो मती को एक थप्पड़ मारकर वहां से चली गई। अब अगले दिन शशि जब परान यानी कुसुम के घर जाकर परान के बारे में पूछता है तो कुसुम गुस्से में जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा शशि की तरफ फेंक कर कहती है, छोटे बाबू यहाँ से निकल जाइए, ये कुसुम का घर है, आपकी सेन दीदी का घर नहीं कि जब मन करे तब चले आए। असल में कुसुम ने ये सब गुस्से से ज्यादा अपने मन के दुख और नाराजगी के कारण किया था। शशि उसकी बात सुनकर बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसी बीच गांव में एक यात्रा यानी कि नाटक की मंडली आई हुई होती है, जिसे देखने शशि भी पहुंचा है। वहां उसने देखा कि उसके स्कूल का एक पुराना दोस्त कुमुद भी उसी नाटक दल में शामिल है। जो कुमुद हमेशा से एक बहुत होशियार विद्यार्थी रहा था, आज उसे नाटक मंडली में देखकर शशि थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर कुमुद शशि को बताता है कि कॉलेज खत्म करने के बाद उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा, तो एक दिन वो घर से भागकर इस मंडली में आ गया और 1 साल के अंदर ही इसका मुख्य कलाकार बन गया। उसे घूमना फिरना बहुत पसंद है, एक जगह वो टिक नहीं सकता, इसीलिए उसने इसे ही अपना पेशा बना लिया। फिर कुमुद ने शशि से पूछा कि वो अभी तक इस गांव में क्यों पड़ा हुआ है, जबकि उसकी तो शहर जाने की इच्छा थी। शशि बोला, हाँ, मैं भी अब कुछ ही दिनों में गांव छोड़कर शहर चला जाऊंगा। इसके बाद अब नाटक का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसे देखने गांव के बाकी लोगों के साथ कुसुम और मती भी आई हुई थी। कुमुद का अभिनय देखकर मती को वो बहुत अच्छा लगा। कहा जाए तो उसके मन में कुमुद के लिए एक अलग तरह का आकर्षण पैदा हो जाता है। मती अभी कम उम्र की लड़की है और इस उम्र में किसी पुरुष की तरफ आकर्षित होना बहुत ही स्वाभाविक है। उसने उम्र के इसी पड़ाव में कदम भर रखा है। अगली सुबह मती अपने कान के झुमके रास्ते में ढूंढ रही होती है कि तभी अचानक कुमुद सांप सांप चिल्लाता दौड़ता हुआ दिखा और मती को सामने देखकर कहता है, मुझे सांप ने काट लिया है। मती तुरंत उसे अपने गले का कपड़ा निकालकर पैर पर कसकर बांधने को कहती है। कुमुद वैसा ही करता है। इसके बाद मती ने उससे पूछा कि क्या उसे नींद आ रही है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है या दर्द हो रहा है, और भी कई सवाल उसने पूछे, पर कुमुद बोला कि उसे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये सुनकर मती हंसते हुए कहती है, फिर तो आपको किसी जहरीले सांप ने नहीं बल्कि किसी बिना जहर वाले सांप ने काटा होगा। उसने कुमुद को समझाया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, उसे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वो कुमुद से बोली, कल आपका अभिनय मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और पूछती है कि क्या आज भी उसके साथ कोई लड़का लड़की बनकर अभिनय करेगा। इस पर कुमुद ने मजाक में कहा, अगर आज कोई लड़की ही उसके साथ अभिनय करे तो कैसा रहेगा। मती इस बात पर कोई जवाब न देकर वहाँ से उठकर दोबारा अपने कान का झुमका ढूंढने लगती है। जब कुमुद उसे इतनी देर से किसी चीज को ढूंढने की वजह पूछता है तो उसने बताया कि कल नाटक देखकर लौटते समय उसका झुमका यहीं कहीं गिर गया था, जो कि अब उसे कहीं मिल ही नहीं रही। कुमुद उसे दूसरा झुमका मांगता है। मती के कारण पूछने पर वो बस उसे देने की जिद करता है, तो मती ने उसे अपना दूसरा झुमका दे दिया। अब कुमुद उसे अगले दिन यहीं आकर मिलने को कहता है। अगले दिन जब मती और कुमुद उसी जगह फिर मिले तो कुमुद उसके लिए उसके खोए हुए झुमके जैसा ही एक नया झुमका बनवा कर लाया था। ये देखकर मती तो बहुत ही खुश हो गई। इसके बाद दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं, जहाँ कुमुद मती को गाना सिखाने लगता है। इस तरह बातें करते करते जाने अनजाने ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बातों बातों में जब कुमुद ने मती से पूछा कि क्या वो उसे पसंद करती है, तो मती भी शर्माते हुए बिना कुछ बोले धीरे से सिर हिलाकर अपनी सहमति देती है। फिर कुमुद बोला कि किसी को पसंद करने पर क्या करना चाहिए, तो मती थोड़ी देर शर्म के मारे चुप रहने के बाद अचानक कुमुद को चूम लेती है। कुमुद बताता है, इसे किस कहते हैं। मती ने आज से पहले ये शब्द कभी नहीं सुने थे। जवानी के इस दौर में पहली बार महसूस हुई ये नई भावना मती के मन और पूरे शरीर में एक अनोखी हलचल पैदा कर देती है। अब यहाँ शशि को दिखाया गया, जो सेन दीदी के घर आई है।
सेन दीदी की हालत में पहले से बहुत सुधार तो हुआ है, लेकिन उनकी एक आंख खराब हो गई है। सेन दीदी का पति इसके लिए शशि को ही जिम्मेदार ठहराता है कि उसके गलत इलाज की वजह से ही उसकी पत्नी की आंख चली गई। और जब शशि खुद सेन दीदी से बात करने की कोशिश करने गया तो वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर उसे वहां दोबारा ना आने को कहती है। इस घटना के बाद कई दिनों तक शशि का मन उदास ही रहता है, इसीलिए वो मन बहलाने यादव पंडित के घर जाता है, जहाँ उसे सुकून मिलता है। वहाँ पंडित फिर से उसे अपने सूर्य विज्ञान का बखान करने लगते हैं, लेकिन इस बार पहले से ही परेशान शशि सीधे उनके मुंह पर कह देता है कि मुझे आपके सूर्य विज्ञान पर ना ही कोई दिलचस्पी है और ना कोई भरोसा। यादव पंडित भी घमंड में होकर उसे पूछते हैं, क्या तुम जानते भी हो कि सूर्य विज्ञान क्या है? इसकी मदद से इंसान अपनी मौत की तारीख तक जान सकता है। जब शशि ने पूछा कि क्या उन्हें अपनी मौत का वक्त पता है, तो पंडित ने भी घमंड से कहा, उन्हें 10 साल पहले से ही पता है कि वे रथ यात्रा के दिन मरेंगे। ये सुनकर शशि हैरान और परेशान होकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद दिखाता है कि कुमुद शशि से मिलने आया है और उसे सीधे कह डाला कि वो मती से शादी करने वाला है। शशि ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो एक गांव की लड़की से शादी ना करे और अपनी इस आवारा भरी जिंदगी में मती को ना ही घसीटे, क्योंकि आज वो यहाँ है तो कल किसी और गांव में होगा और ऐसे घर गृहस्थी नहीं चलती। मती तुम्हारे लायक नहीं है। पर कुमुद जवाब में बोला कि उसकी मनपसंद की लड़की तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, लेकिन उसे मती पसंद है और वो उसे अपने हिसाब से ढाल लेगा। वो शशि से बस इतनी मदद मांगता है कि वो मती के घर वालों को इस शादी के लिए मना ले। उसी रात शशि मती के घर जाकर कुसुम से बात करने तो गया, लेकिन वो ये कहता है कि कुमुद से शादी करके मती कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो बचपन से कुमुद को जानता है। उसका मन किसी एक जगह टिककर नहीं रहता। सच तो ये है कि मती उसके लायक नहीं है। फिर शशि ने आगे कहा, अगर मैं खुद मती से शादी कर लूं तो कैसा रहेगा? ये सुनकर कुसुम भड़क गई। अगर शादी करूं जैसी बातों का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मती अब कुमुद बाबू से प्यार करने लगी है। शशि इसके बाद और कुछ नहीं कहता। रात के अंधेरे में शशि अब वापस अपने घर वापस लौट रहा होता है। इतने में कुसुम पीछे से आकर उसे रोक लेती है और खुद शशि के सामने अपने प्यार वो शारीरिक इच्छा का इजहार करती है। कुसुम की इस हरकत से शशि अब काफी गुस्सा और नाराज हो जाता है। वो बोला, कुसुम तुम्हारे लिए बस शरीर और शरीर की ही चाहत है, पर मैं इस गांव में नहीं रहना चाहता, मैं शहर जाना चाहता हूँ। इसके बाद कुसुम ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी सारी उम्मीदों और इच्छाओं को समेटे शशि को गले लगाकर वही चुपचाप बैठी रही। और ऐसे ही समय निकलता गया और एक दिन मती और कुमुद की भी शादी हो गई। मती कुमुद के साथ एक अनजान और अनिश्चित सफर पर निकल जाती है। दोनों को विदा करके लौटते हुए शशि का मन अंदर से कुछ अजीब सा हो जाता है। अब एक दिन सेन दीदी शशि के पास दोबारा आई और उससे माफी मांगते हुए अपनी आंख ठीक करने को कहती है। शशि ने कहा, सेन दीदी अब तो ये संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय किया जा सकता है कि उन्हें नकली यानी कांच की आंख लगा दे। सेन दीदी ये सुन गुस्सा होकर कहती है, कविराज सही ही कहते थे, तुमने मेरा गलत इलाज करके ही मेरी आंख खराब कर दी है। सेन दीदी की बातें से शशि को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो चुप रह जाता है। अब एक दिन यहाँ गांव के कुछ लोग झुंड में शशि के पास आकर पूछने लगे कि क्या यादव पंडित ने उसे सच में रथ के दिन मरने वाली भविष्यवाणी की है। ये सुनकर शशि तो बिल्कुल ही हैरान रह गया, क्योंकि उसने ये बात सिर्फ कुसुम के पति परान को ही बताई थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि परान इसे पूरे गांव में फैला देगा। शशि गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर असफल रहा, क्योंकि गांव में अफवाहें मलेरिया की तरह बहुत तेजी से फैलती है। अब इसके बाद गांव के सभी लोग कतार बनाकर यादव पंडित के घर पहुंच गए और वहां जमा होकर ये देखने का इंतजार करने लगते हैं कि पंडित जी की भविष्यवाणी कैसी सच होगी और वे रथ के दिन किस तरह मरेंगे। शशि के पास पंडित जी से माफी मांगने के लिए शब्द नहीं बचते, क्योंकि वो इन अनपढ़ और अंधविश्वासी गांव वालों को कैसे संभाले। कुछ देर बाद जब पंडित जी के वहां आने पर शशि उनसे कहता है कि वो बस गांव वालों से इतना कह दे कि उनकी मौत की तारीख आगे बढ़ गई है। लेकिन इस पर पंडित जी गुस्से से कहते हैं, तुम क्या चाहते हो कि पूरा गांव मुझ पर हंसे? मैंने जो बात कही है उसे तो सच करना ही पड़ेगा, तो मुझे रोक कर दिखाओ। थोड़ी देर बाद गांव की औरतें पंडित जी की पत्नी को आखिरी बार सिंदूर लगाकर विदा करती है और सभी उनकी मौत का इंतजार करने लगते हैं। शशि को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो खुद को दोषी महसूस करता है और वहां से चला गया। अगले दिन कुसुम शशि के घर उसे मिलने आती है।
अचानक वो वहाँ रखा शशि का एक अंग्रेजी में लिखा पत्र पढ़ने लगी। कुसुम को ऐसे अंग्रेजी पढ़ते देख शशि हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कुसुम अंग्रेजी जानती है। कुसुम ने बताया कि वो कुछ दिनों के लिए स्कूल गई थी, लेकिन फिर उसके बाबा ने उसकी शादी एक अनपढ़ किसान से कर दी। अब शशि का उतरा उदास चेहरा देखकर कुसुम ने कारण पूछा तो शशि ने बताया कि उसने पंडित जी की मरने वाली बात सिर्फ परान पर भरोसा करके बताई थी, पर उसने ये बात पूरे गांव को बता दी। कुसुम कहती है कि उसका पति बहुत सीधा साधा और अनपढ़ आदमी है। उसे ये नहीं समझ कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। तुम्हें उसे ऐसी बात नहीं बतानी चाहिए थी। फिर कुसुम ने आगे कहा, डॉक्टर होने के नाते क्या वो इस मौत को रोक नहीं सकता? जिस पर शशि ने जवाब दिया, अगर कोई खुद मरने पर अड़ा हो तो उसे कैसे रोका जा सकता है? यादव पंडित ने तो यूं ही बस अपने घमंड में आकर रथ के दिन मरने की बात कही थी। अब आगे कुसुम ने बताया कि उसके बाबा अब उसे लेने आएंगे और इस बार वो अपने मायके चली जाएगी। शशि बोला, ये बात तो मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, पर तुम जाती तो हो नहीं। ये सुनकर कुसुम को बहुत चोट पहुँचती है और उसने कहा, क्या तुम कुछ भी नहीं समझते? शशि कहता है, मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन अब मैं इस छोटे और पिछड़े गांव में नहीं रहना चाहता। कुसुम इसके बाद बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ शशि के बाबा गोपाल को देखते हैं, जो सेन दीदी को लेकर अपने बागीचे वाले घर में गए हुए हैं। वहाँ सेन दीदी उन्हें गाना सुना रही होती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध बनता है। और इस तरह गांव में जिस बात की फुसफुसाहट और चर्चाएं हुआ करती थी, वो बात आखिरकार सच साबित होती है। अब कुछ दिनों में देखते ही देखते रथ यात्रा का दिन भी आ गया। आज पंडित जी और उनकी पत्नी की मृत्यु की तैयारी चल रही है, यानी दोनों ने मरने का पूरा इंतजाम कर लिया है और चौकी पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे झूठे नाटक को शशि को अपनी आंखों के सामने देखना पड़ रहा है। शशि अच्छी तरह समझ रहा है कि पंडित और उनकी पत्नी ने अत्यधिक अफीम खा ली है और इस तरह अपनी मर्जी से मौत को गले लगा रहे हैं। शशि का बहुत मन किया कि अभी के अभी वो गांव के इन नासमझ लोगों को रोके और यादव पंडित को एक इंजेक्शन देकर उनकी जान बचा ले, लेकिन उसके अंदर आत्मा से जैसे खुद ही एक आवाज आई कि पंडित जी उसका हाथ पकड़कर कह रहे हो, शशि तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे पंडित और उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस दुखद घटना के कुछ दिनों बाद गांव के लोग शशि को बुलाकर उसके हाथ में एक वसीयत थमाते हैं। असल में यादव पंडित अपनी पूरी संपत्ति गांव के नाम कर गए थे और अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा था कि शशि को गांव में एक अस्पताल बनाना होगा। अगर शशि ये जिम्मेदारी नहीं संभालता है तो उनकी सारी जायदाद सरकार के पास चली जाएगी। इसीलिए गांव वाले एक तरह से दबाव बनाकर शशि से गांव में अस्पताल खुलवा देते हैं और उपहार के रूप में उसे एक साइकिल भी देते हैं। दूसरी तरफ यहाँ कुसुम शशि का रास्ता देखते देखते अब पूरी तरह थक चुकी है। आखिर उसने अपने बाबा को खबर भेज दी कि वो आकर उसे यहाँ से ले जाए। एक दिन कुसुम के बाबा अस्पताल में खुद शशि से मिलने आए और कहते हैं कि वो काफी समय से कुसुम से गांव छोड़कर चलने को कह रहे थे। चलो आखिरकार तुम्हारी बात मानकर मेरी बेटी जाने के लिए तैयार हो गई, जिसके लिए वो शशि का धन्यवाद करते हैं। ये सुनकर न जाने क्यों शशि कुछ देर के लिए बिल्कुल सन्न रह जाता है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा कि कुसुम सच में गांव छोड़कर जा रही है। उधर जब कुसुम अपने घर में जाने की तैयारी कर रही होती है, तभी शशि उसके पास आकर उसे तालाब के पास मिलने के लिए कहकर चला गया। कुसुम वहां पहुंचकर कहती है, ये पहली बार है जब तुमने मुझे खुद बुलाया है। शशि अचानक उसका हाथ थामकर कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम बस यहीं रहो। अगर तुम चली गई तो मैं भी यहाँ नहीं रह पाऊंगा। ये सुनते ही कुसुम का पुराना दर्द, उसकी नाराजगी, उसका अभिमान फिर से जाग उठता है। वो तुरंत अपना हाथ शशि की गिरफ्त से छुड़ाकर बोली, इतने दिनों तक मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया, पर तुम्हारे पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं था। अगर एक जलते हुए लोहे को भी बहुत देर तक यूं ही छोड़ दिया जाए ना, तो वो भी एक दिन ठंडी पड़ जाती है। हर चीज का एक वक्त होता है। जिस कुसुम में कभी तुम्हारी एक आवाज पर अपना घर परिवार सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाने की हिम्मत थी, वो कुसुम बहुत पहले मर चुकी है और अब वो कुसुम नहीं रही। इतना कहकर कुसुम वहां से जाने लगी, लेकिन इस पर शशि खुद को रोक नहीं पाता और पीछे दौड़कर कुसुम को थाम लेता है। पर इसके बावजूद कुसुम शशि के पास वापस नहीं लौटती और उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। इधर अब सेन दीदी को दिखाया गया, जो कि गर्भवती है, जिसके लिए कविराज उन्हें तरह तरह के ताने और बातें सुनाता है
क्योंकि वो जानता है कि सेन दीदी के गर्भ में पल रहा बच्चा उसका नहीं है। जलन और गुस्से की आग में कविराज फैसला करते हैं कि वो अपनी बनाई दवा से उस बच्चे को खत्म कर देगा। इसी मकसद से वो जंगल में दवा बनाने की जरूरी जड़ी बूटियां लेने जाते हैं, लेकिन वहाँ उसकी किस्मत दाग दे जाती है। जंगल में एक जहरीले सांप उसके पैरों में काट लेता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब एक रात शशि के बाबा गोपाल उसके पास आकर कहते हैं कि सेन दीदी प्रसव पीड़ा से बहुत तड़प रही है। ये सुनकर शशि को बहुत गुस्सा आता है। फिर भी एक डॉक्टर का फर्ज निभाते हुए वो मरीज का इलाज करने और जान बचाने सेन दीदी के पास पहुंचा। शशि किसी तरह बच्चे को तो बचा लेता है, लेकिन सेन दीदी को नहीं बचा पाया। अब इन सारी घटनाओं के कुछ दिन बीतने के बाद शशि शहर से अपने एक डॉक्टर दोस्त को लेकर गांव आता है, क्योंकि अब उसने पक्का फैसला कर लिया है कि गांव के अस्पताल की जिम्मेदारी अपने दोस्त के कंधों पर डालकर वो इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा और शहर जाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। अब उसका यहाँ मन नहीं लगता, लेकिन शशि के बाबा उसकी ये पूरी योजना को समझ जाते हैं। एक रात वो उस नए डॉक्टर को अपने पास बुलाकर ले आए और उसे धमकी दी कि वो तुरंत इस गांव को अभी छोड़कर चला जाए और फिर कभी यहाँ वापस न आए। रात के अंधेरे में ही उन्होंने उस नए डॉक्टर को गांव से बाहर निकाल दिया और इसके बाद वो शशि से विदा लेकर सेन दीदी के उस छोटे से दूध पीते बच्चे को अपने साथ लेकर अनिश्चित समय के लिए काशी चले जाते हैं। इसी से हमें पूरा यकीन हो जाता है कि उस मासूम बच्चे का असली पिता गोपाल ही है, यानी शशि के बाबा। अपने बाबा के इस तरह के व्यवहार को देखकर शशि पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे लग रहा है कि एक एक करके सभी लोग न जाने किस तरह इस गांव से बाहर निकलते जा रहे हैं, लेकिन एक वो खुद गांव से बाहर नहीं निकल पाया। शहर जाने का उसका सपना केवल एक सपना बनकर ही रह जाता है। अब इस स्थिति के लिए खुद शशि जिम्मेदार है या उसकी किस्मत, ये तो वो भी ठीक से नहीं समझ पाता। तो दोस्तों, पुतुल नाचेर इति कथा द पपेट्स टेल की यह उदास और मर्मस्पर्शी यात्रा अंततः हमें एक ऐसे चौराहे पर लाकर छोड़ देती है जहाँ विज्ञान का तर्क, शिक्षा का दंभ और मनुष्य की भावनाएं सब कुछ सामाजिक जड़ता और अंधविश्वास के आगे घुटने टेक देते हैं। शशि का गांव छोड़कर ना जा पाना और अपनी ही बनाई आधुनिकता के पिंजड़े में कैद रह जाना, या कुसुम का अपनी भावनाओं और शारीरिक इच्छाओं की बेबाक पुकार के बाद भी खाली हाथ रह जाना, ये सब इस कड़वी सच्चाई को उजागर करती है कि समाज के बनाए दकियानूसी ताने बाने में हर कोई बेबस है। इस कहानी में हर कोई ही किसी अनदेखी डोर से बंधा नजर आता है। अंत में जब कठपुतली और उसे नचाने वाले का अंतर मिट जाता है और शशि का मानसिक बिखराव अपने चरम पर पहुंचता है, तो ये कहानी केवल उस गांव की दास्तान बनकर नहीं रह जाती, ये हर उस इंसान का आईना बन जाती है जो खुद को अपने फैसलों का मालिक समझता है, लेकिन असल में परंपराओं, किस्मत, पितृसत्ता और अपनी ही दबी हुई चाहतों के हाथों नाचती हुई एक कठपुतली मात्र है। एक ऐसा अंत जो लंबे समय तक आपके भीतर गूंजता रहता है और ये सवाल छोड़ जाता है कि जीवन के इस रंगमंच पर आखिरकार डोर किसके हाथ में है, या हम इंसान अपनी ही खुद की हाथों की कठपुतली है। अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मूवीज ट्राइब को सब्सक्राइब कर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को हाइप जरूर करें ताकि और लोगों तक भी ये पहुंच सके। मिलती हूँ अगले धमाकेदार कहानी में। बाय बाय, टेक केयर।